फिर उसके अलावा इसमें आगे नेम होता है, कोई भी डॉलर, आगे कोई भी नेम, मोर डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकता है और सिंपल नेम भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी, इस तरह करके, या फिर प्रॉपर कोई उसका नेम रखेंगे, जैसे फुल नेम, कार मॉडल, इस तरह करके। ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर, मुख्तलिफ तरह के कोई भी आप वेरिएबल के नेम। तो अब इसके रूल्स में क्या है कि स्टार्ट में कोई नंबर नहीं आ सकता, स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं आ सकता, स्टार्ट में अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फाबेट्स के बाद कोई नंबर आ सकता है, स्पेस नहीं हो सकती, हाइफन का सिंबल नहीं लग सकता। ये तमाम चीजें रूल्स हैं उसके। बाकी बेसिक जो रूल्स होते हैं, केस सेंसिटिव होता है, अपर केस लोअर केस दोनों डिफरेंट होते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? तो बेसिक ये वेरिएबल की सारी कहानी। फिर लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक स्कोप होता है इसका। लोकल वो होता है जो स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर, यानी एक फंक्शन जिस तरह कोई ब्लॉक होता है आपका, ये हमने डिस्कस किया था। तो विद इन अ ब्लॉक आप जो भी चीज बनाते हैं वो उसी के अंदर बनती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे, रन टाइम पे वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में, फंक्शन कॉल होने के बाद जब उससे बाहर निकलेगा तो वो चीज भूल जाएगा, खत्म, यानी डिलीट, मैनेज, वॉश आउट कर देता है फंक्शन। ये लोकल स्कोप था। उसके बाद ग्लोबल, टॉप ऑफ द पेज में वेरिएबल बना लिया, आप विद इन पेज आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। तो फिर क्या करना पड़ता है, ग्लोबल का कीवर्ड यूज करना पड़ता है ताकि हम उसको एक्सेस कर सके। फिर इस तरह आ जाता है आपके पास स्टैटिक का। स्टैटिक ये है कि आपने एक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बनाया और उसको आप चाहते हैं कि जब मैं इससे बाहर निकला तो ये बिल्कुल डिलीट ना हो, ये मेमोरी में सेव है, लेकिन इसमें लोकल डाटा एरिया, यानी स्कोप के लिए वो यूज होगा। ये नहीं हो सकता आपको किसी भी जगह आप यूज करना स्टार्ट कर दें। तो यानी जब आप एग्जांपल लेने फंक्शन की, फंक्शन क्रिएट किया, उसका जब स्टैटिक बनाते हैं तो उसके बैक में वेरिएबल लिखना पड़ता है स्टैटिक। बाकी किसी के लिए लोकल में लिखना पड़ता है, ग्लोबल में लिखना पड़ता है, लेकिन उसके बैक पे जब स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, स्टैटिक। अब वो स्टैटिक में जब आप उसको एकदम वैल्यू असाइन कर देंगे, तो जब आप उस फंक्शन से बाहर आएंगे तो लास्ट जो भी उसको वैल्यू दी होगी वो याद रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा फंक्शन कॉल करेंगे तो वो लास्ट वाली वैल्यू से ही उसको आगे लेके चलेगा। तो ये तमाम आपका चीजें स्टैटिक की। फिर उसके अलावा हमने देखा था इको और प्रिंट। इको आपके पास कुछ भी रिटर्न नहीं करता, वैल्यू एक्नॉलेजमेंट भेजता है, वो सॉरी, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। इको मल्टीपल पैरामीटर्स को प्रिंट करवा सकता है, जबकि प्रिंट नहीं करवा सकता। बाकी सारे काम होता है नॉर्मल, जो वेरिएबल कैसे प्रिंट होगा और एक्सपायरी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेटा टाइप। जो हमारे पास डेटा टाइप होती है वो मुख्तलिफ तरह की होती है, जिसमें स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, नल है, रिसोर्स है। ठीक है, हमने ये भी उस दिन देखे थे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर देखा तो बता दीजिए। चले बात, स्ट्रिंग आपको पता है क्या है, जैसे सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल कैन स्टोर डेटा, तो ये स्ट्रिंग बन रहे हैं। ये कोड्स में जो भी चीज़ लिखा है वो नंबर ही क्यों ना हो, जब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कोई चीज़ लिखी जाती है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, डेटा टाइप स्ट्रिंग बन जाती है। समझ आ रही बात? उसके अलावा इंटीजर नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 वो इंटीजर्स हैं। फ्लोट क्या है, पॉइंट वाली वैल्यूज जो होती है 1.2 0.9 10.13 एक्स वाई कुछ भी वैल्यू आ रही है, ट्रू फॉल्स यस नो 0 1, ये आपके पास बूलियन हो गया है। अरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, लेकिन सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। ठीक है जी, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज फॉर डेटा इन इट बट विच आर सेम टाइप। एक कंडीशन लगा दी, डेटा सेम टाइप है, यानी कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं तो सब स्टूडेंट के मार्क्स इसके अंदर होंगे। ये नहीं हो सकता एक स्टूडेंट के मार्क्स है, एक का एड्रेस डाल दिया आपने या किसी का नाम डाल दिया उसमें, तो वो शायद वैसे तो कोई एरर ना दे, लेकिन लॉजिकल एरर है। जब आप उसको गट करेंगे तो कहीं पे ब्लडी आ रहा है, कहीं पे लिखा हुआ है मोहम्मद अली, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो जब आपसे तो मोहम्मद अली क्या चीज़ है, आपसे तो रिक्वेस्ट मिली, तो वो डेटा सेम टाइप का होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट जी, नाम से क्या मतलब डिफाइन होगा, सारी चीजें नाम से डिफाइन होती है। मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करते तो आपके माइंड में ताकि पता चल सके आप क्या करना चाहते हैं। गलत हो जाएगा यार, ज्यादा मल्टीपल नेम से,
और कोई बता की पेयर वाली और कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होगा जितना एरे की वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करती है मल्टीपल चीजों का, यानी तमाम स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, 10 स्टूडेंट 10 की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन एक ही कोई इंफॉर्मेशन होगी। अगर सबके नाम है तो सबके नहीं उसके अंदर आने, लेकिन ऑब्जेक्ट एक चीज की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है लेकिन डिफरेंट। लाइक एक स्टूडेंट है उसमें इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका फादर नेम, उसका डेजिग्नेशन एक्स वाई जी ऐसा कर देता है। तो नल वैल्यू इटसेल्फ ऑब्जेक्ट होता है, एम्पटी वैल्यू होती है। रिसोर्स थर्ड पार्टी से रिजल्ट जो आप लेते हैं तो ये उसमें आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाए तो आप वार्ड डंप के जरिए वार्ड डंप क्या करता है, जब आप इसको जब आप वार्ड डंप में एक्स पास करेंगे तो आपको बताएगा कि ये इंटीजर है। तो देखना इंटीजर आ गया, तो ये इंटीजर है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात या कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? इसी तरह स्ट्रिंग में आ जाए तो स्ट्रिंग में आपको मैंने बताया भी कि कोड का रिलेशन लिख जाता है, डबल में हो या सिंगल कोड में। जब आप इसको चलाएंगे तो आपको इसके लेंथ भी बताएगा और आगे ये टाइप भी बताएगा। स्ट्रिंग का 12 12 मतलब 12 ऐसे कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आगे ये 12 कैरेक्टर तो उसने वो टोटल दे दिए यहाँ। इसी तरह इंटीजर में चले जाएंगे तो ये एक नंबर है तो ये आपको बता देगा। आपको चीजें बता देगा से लेकर किस रेंज तक होते हैं, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की रेंज उसकी होती है। अब रूल्स क्या है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी अ नॉट बी अ डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। फिर इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। और स्पेसिफाइड इन डेसिमल बेस 10 बेस 16, ये फिर नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस में तो ये नंबर सिस्टम होते थे। बेस 10 क्या होती है, बेस 2 क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। इन तमाम नोटेशन में इंटीजर आपके पास हो सकता है। ठीक है जी। और यहाँ पे वो अपना ये फैक्टर आपको बताया कि ये इंटीजर हो गया जो भी सिनेरियो इसका बनेगा। फ्लोट के अंदर आपको पता है पॉइंट आ जाता है तो डॉट के साथ आ जाएगा, ये 10.10 है, यहाँ पे 10.365 1.2 0.9, तो जो भी पॉइंट की वैल्यूज है वो फ्लोट के अंदर हो जाती है। बुलियन ट्रू फॉल्स यस नो 0 1 ये बुलियन हो जाती है। अब ये एरे है तो इसमें सेम टाइप ऑफ डेटा है, स्ट्रिंग्स हैं सारी, सबके नेम्स हैं गाड़ियों के। तो ये वो यहाँ पर आप इसको चलाएंगे तो ये सिंगल सिंगल अभी बताएगा हर इंडेक्स पे क्या पड़ा है। टोटल एरे है 3 एलिमेंट्स है। पहले इंडेक्स पे स्ट्रिंग है 5 कैरेक्टर है, दूसरे इंडेक्स पे स्ट्रिंग है 3 कैरेक्टर है, थर्ड इंडेक्स पे स्ट्रिंग है 6 कैरेक्टर है। तो ये उसके भी बता रहा है। ठीक हो गया, क्लियर है बात? उसके बाद ऑब्जेक्ट पे आ जाए। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट में काम होता है दूसरा क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट, क्लास बना ली उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो यहाँ पे उसको लेके जाता है। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर टू मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऊप के मेन दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्लासेस बनती हैं तो क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। क्लास जैसे आपने कही पर्सन, तो एक क्लास पर्सन की है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन बनेंगे, उसके डिफरेंट वेरिएबल्स बनेंगे। तो क्लास पर्सन बहुत सारी चीजें कंटेन कर सकती है, जैसे उसका एड्रेस वेरिएबल बना लिया, उसका फुल नेम टाइप का फंक्शन बना लिया, मुख्य चीजें जो जो आपने से काम करवाने हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। क्लास बेसिकली क्या है, इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये उसी का वो एक इंस्टेंस होता है। ठीक है जी। अब बनाया कैसे जाता है पहले इसको हल्का पूरा देखें। When the individual objects are created, they inherit all the properties and behavior from the class, but each object will have different values for the properties। हर ऑब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट होता है अपने प्रॉपर्टीज के लिहाज से। बेशक
पर्सन के 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो 2 पर्सन आ गए, तो दोनों पर्सन किसी ना किसी प्रॉपर्टी के लिहाज से चेंज होंगे, किसी की सोच नहीं मिलती। बेशक जुड़वा भाई भी होते हैं, तो वो भी सिमिलर क्वालिटीज भी रखते हैं। एक हो सकता है आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रखता हो, दूसरा ना रखता हो, पॉसिबल है ना? एक ज़्यादा दलेर हो, दूसरा ना हो, पॉसिबल है। तो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट से डिफरेंट हो ही जाता है। ठीक है? अगर वो दोनों सेम बाकी क्वालिटी के रखते हैं तो फिर भी कहीं न कहीं उनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। कोई वज़न के पॉइंट से देख सकते हैं, ये भी तो उसकी प्रॉपर्टी का है ना, उसका वेट क्या है, एक का ज़्यादा हो सकता है, एक का कम हो सकता है। ऐसे ही होता है। तो ये तमाम सिनेरियोज़ आपके पास आ सकते हैं। लेट अस assume we have a class named car that can have properties like model, color, etc. ये उसकी प्रॉपर्टीज है। उसका मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है। We can define variables like model, color, हम वेरिएबल सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं and so on to hold the values of these properties और फिर आगे उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। यानी कार कौन सी है, मॉडल कौन सा है, ये तमाम चीजें, कलर उसका क्या है। When the individual object Volvo, BMW, Toyota, XYZ are created, they inherit all the properties and behavior from the class। जब आप क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे, कार थी ना, तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को नाम दिया वॉल्वो, किसी को नाम दिया बीएमडब्ल्यू, किसी को नाम दिया टोयोटा एक्सवाईजेड, कोई भी नेम हो सकते हैं ना उसके तो। इन्हीं तमाम चीजों के यही कार है ना, ये कार नहीं है मेरा मॉडल है ना, कुछ ना कुछ चीजें। तो ये तमाम वो कह रहा है कि आपने जब इसमें प्रॉपर्टीज वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, तो ये जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बना रहे वो कार की सारी प्रॉपर्टीज देगा, क्योंकि हर कार का मॉडल होगा, हर कार का कोई ना कोई कलर होगा। ऐसा तो नहीं है कोई कार का कलर ही नहीं है, किसी कार का मॉडल ही नहीं है, होगा तो ये तमाम चीजें ना उसकी। लेकिन वो अपने किसी न किसी पॉइंट से डिफरेंट होती है। कोई ऑटो है, कोई मैनुअल होती है, किसी में कोई फीचर ज्यादा होते हैं, किसी में कोई फीचर्स कम होते हैं, किसी का कोई होते दोनों फीचर्स है लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरे में इतना अच्छा नहीं होता। किसी की रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है, दूसरे की नहीं होती। किसी में पुरानी अगर कल्टस देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, पुरानी कल्टस देख रहे हैं तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था एज कम्पेयर टू नई कल्टस। या सिटी को भी देख रहे हैं, पुरानी सिटी जो 2000 मॉडल से चलती है उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बहुत मजबूत था, लेकिन अब बिल्कुल हल्का क्वालिटी का है। प्राइस बढ़ गई लेकिन चीजें चेंज हुई, तो टाइम टू टाइम चीजों में डिफरेंस आ जाता है। फिर इस तरह मेहरान ले लें, छोटी गाड़ियों में कोरे ले लें, तो मेहरान मजबूत स्ट्रक्चर बन गए, कोरे मतलब इतना अच्छी पायदार नहीं होती है, हालांकि उससे महंगी, तो लेकिन डिफरेंस आ गया उनके अंदर। कुछ हो सकता है उसके फीचर मेहरान से अच्छे हों, लेकिन कुछ फीचर उसके नहीं हो, लेकिन उसका भी कलर है, इसका भी कलर है, उसका भी मॉडल था, इसका भी मॉडल था। फीचर वाइज कहीं ना कोई डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो अब इसको इफ यू क्रिएट क्या होता है कि जब आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा बीएमडब्ल्यू इस तरह के, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो आप चाहते हैं कि उसकी कोई ना कोई इनिशियल प्रॉपर्टीज को वैल्यूज दे दी जाए या उसको कुछ चीजें इनिशियली मिल जाए। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट और आपको वैल्यू असाइन करना चाहिए या कोई चीज लेना चाहिए, तो आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, यानी बनाया होता है आपने और वैल्यू असाइन करवा देते हैं ताकि वो फिर उसके पास नए होगा। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर एक किस्म का एक फंक्शन होता है इसका। ठीक है, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसका क्या काम है फर्दर आगे कि वो तमाम वो प्रॉपर्टीज उसको दे दे कि भाई इसका कलर क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कलर मुझे सेट करना है, उसका मॉडल सेट करना है, तो मेहरान तो बहुत सारे होंगे, मेहरान तो नाम है गाड़ी का, मॉडल तो डिफरेंट होते हैं ना। फिर 2012 मॉडल है या डिफरेंट उसके कलर वाइट है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रे है, कोई ब्लैक में है, तो ये डिफरेंट उसमें चीजें आ जाएंगी। अब ये छोटी सी एग्जांपल के तौर पे क्लास बनाई है। यहाँ पे क्लास क्या है, कीवर्ड है, इसी तरह बनेगी यानी। ठीक है जी, क्लास क्या है, कीवर्ड है। ये कार नेम, कार उसका क्लास का नेम है। अब जो टेक्निकली जब आप क्लास का कोई नेम रखते हैं तो उसका पहला लेटर अपर केस में होता है। कार में देखिए सी अपर केस में है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। लोअर में बना देंगे, मेरा नहीं ख्याल तो एरर आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका है कि कार सॉरी क्लास का जब आप क्रिएट करेंगे तो उसका जो नेम होगा वो उसका फर्स्ट लेटर
अपर केस में होगा या कैप्स में होगा। उसके बाद देखिए पब्लिक 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 लिखा हुआ है, ये एक्सेस स्पेसिफाइड होते हैं, यानी पब्लिक कर दिया तो कहीं से भी अब एक्सेस किया जा सकता है। अगर प्राइवेट कर दिया तो सिर्फ उसी क्लास के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। तो ये अगर डिटेल बातें हैं तो एक प्रोटेक्टेड भी होता है। तो प्रोटेक्टेड होता है कि अगर ये क्लास किसी और ने इनहेरिट की है तो फिर आप उसको ये एक्सेस दे देते हैं। लाइक आपकी पॉकेट के अंदर कोई चीज पड़ी है तो वो प्राइवेट चीज है आपकी, हर बंदा उसके अंदर आके चेक नहीं कर सकता कि आपकी पॉकेट में क्या पड़ा हुआ है। ऐसे ही होता है, या आपके अब्बा जी के पॉकेट में कोई चीज पड़ी थी तो मे बी प्रोटेक्टेड हो, वो प्राइवेट ना हो, पब्लिक फिर भी नहीं होगी। प्रोटेक्टेड कैसे है कि आप इनहेरिटेड है उनके साथ, तो आप वो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ वालिद किसी टाइम पे बहुत सख्त होते हैं कुछ लोगों के, तो वो ईमेल ये भी इजाजत देते हैं कि उनकी पॉकेट चेक की जाए कि उसमें क्या पड़ा हुआ है। ठीक है जी, होता है इसका नहीं? नॉर्मल रूटीन लाइफ में ये चीज होती है। तो प्रोग्रामिंग टोटली रियल टाइम बेस्ड होगी। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कोई भी हवाई बात नहीं होगी, वो रियल टाइम सिनेरियो पे रहेगी। तो जिस तरह मैंने कहा था कि अपने फादर जो होते हैं ना भाई, बहुत लीनियंट होते हैं अपने बच्चों के साथ, वो खुली इजाजत होती है कि भाई बोले, तो वो पब्लिकली प्रोटेक्टेड वे में कि फैमिली मेंबर है ना उनके, तो वो उनको अलाउ होता है कि वो चीजें चेक करना उनकी। लेकिन कुछ फादर बहुत सख्त होते हैं, तो वो अलाउ नहीं करते कि आप उनकी पॉकेट चेक करें। या इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर करना उनसे, कि फादर तो कर सकते हैं कि बच्चे नहीं कर सकते। लाइक बॉयज के साथ लेट आए हैं तो फादर पूछ सकते हैं कि क्यों लेट आए हो, मतलब एक सख्त लहजे में। लेकिन बेटा इसका नहीं पूछ सकता, हाँ, यूं पूछ सकता है कहिए कि लेट आ गए, मतलब ये एक नॉर्मल वे है रूटीन से लेट आए। लेकिन ये कहते हैं कि बेटा लेट क्यों आए, क्यों, इसका नहीं पूछा जा सकता। तो वो एक लिमिटेशन होती है वहां, ऐसे ही होता है। तो ये तमाम चीजें इसमें भी होंगी आपके पास। इसमें पब्लिक का मतलब था कि वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट का मतलब होगा नहीं कोई एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय इस क्लास के। प्रोटेक्टर का मतलब होगा अगर ये क्लास नहीं पे इनहेरिटेड है तो इसकी चाइल्ड क्लास इसको पेरेंट के मेन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकती है। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर की एक्सेस स्पेसिफाइड होते हैं। तो यहाँ पर कलर और मॉडल बना दिया। अब अगले में देखें फंक्शन बना हुआ है, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये जो कंस्ट्रक्ट है ये कंस्ट्रक्टर पीरियड वाला जो ऊपर अभी बताया था, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। मतलब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको उसके अंदर आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे ये वाले। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप आ रहे हैं, आपने उसको कलर दिया हुआ, मॉडल दिया हुआ, नीचे जाने का दिस कलर, क्या मतलब कि इसी क्लास के अंदर जो कलर का वेरिएबल है, ये कलर जो अभी लिखा हुआ है ये वेरिएबल नेम है। कौन सा वेरिएबल नेम? ये जो ऊपर पब्लिक के साथ लिखा हुआ है वो वाला कलर। ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे पास हो रहा है कैरेक्टर, ये वो कलर। ये दिस वाला जो कलर है वो जो पब्लिक के साथ लिखा है वो आ रहा है। बात समझ आ गई या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। दिस क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट? उसी क्लास का उसी जगह पर, जिसका मतलब है यहीं पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो किसकी बात हो रही है? इसी क्लास की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर जो कलर या कार का कलर का या मॉडल का वेरिएबल है, उन तमाम को ये वाले वैल्यू दे दो जो अभी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रहा है। कंस्ट्रक्टर कलर के वेरिएबल एक अपना बना रहा है, मॉडल का वेरिएबल एक अपना बना रहा है, नहीं है। इसको आप सी में लिख सकते हैं, एंड में लिख सकते हैं। अब लिखिए सी और एम पास कर देंगे, देखते आप रख दे तो मतलब कोई ऐसी नहीं ऊपर से डिक्लेयर हो जाएगा। ऊपर अलग चीज है, ये इसके अंदर अलग पार्ट है। समझ आ गई या नहीं? तो दिस का मतलब था कि किसी क्लास का कलर वाला मॉडल देखो और उसको ये वैल्यू असाइन कर दो। इसका मॉडल का उठाओ और उसको असाइन करो। ये आपका फंक्शन ये कब कॉल होगा? ये अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका क्लास से बाय। जैसे ही आप ये न्यू करके कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जैसे ये फंक्शन कॉल करेंगे दो चीजें पास होंगी, क्योंकि ऊपर दो वैल्यूज, अगर ये दो वैल्यूज आप पास नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड के बाद उसको कुछ इनपुट चाहिए आपसे। तो जब आपने वो इनपुट पास की तो रेड और वॉल्वो, इट मींस कि आपको बता देगा कि कलर इसका रेड है, मॉडल इसका वॉल्वो है। अब उसको जब मिल गया तो
उसने कलर को रेड दे दिया, मॉडल को वॉल्वो दे दिया। कैसे? यहाँ पे ये कलर मिला, यहाँ से उसको मॉडल मिल गया। यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब आप अगर इस मेथड को कॉल करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने इसको एक्सेस करना है ना, ये पब्लिक है। तो आप जब ये क्लास बनाते हो तो इसके पास अब आपने ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए, तो आप कहेंगे माय क्लास, और आगे जिस भी तरीके से पैटर्न होता है फंक्शन कॉल करने का, वो आप आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ बता देगा। जैसे हम ये इसको ऑब्जेक्ट की हमने बनाया कि ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आगे फर्दर ठीक है पास किए तो ऑब्जेक्ट में एक कलर का मेरे अनुसार एक मॉडल था, उसके अंदर आ गई। तो होपफुली आपको कुछ हद तक बात समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। न्यू कीवर्ड होता है जी, ऑब्जेक्ट जब भी बनाएंगे तो न्यू के कीवर्ड से पहले क्लास का, यानी ये बनाना पड़ेगा इस तरह, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। समझ आ गई? तो माय क्लास का अच्छा जी मैं बताता हूँ। आप मुझे इसको किस तरह पता लगेगा डॉलर माय का ये इसमें लगेगा? सॉरी डॉलर माय का तो नीचे लिखा हुआ है कि एक सेकंड बेटा, आप आपसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, पर मैं क्वेश्चन का आंसर करूँ। ये नीचे ना ऐड और वॉल्यूम लगा है मॉडल के ऊपर, तो किस तरह पता लगेगा ये लोग खाने के दो दिए होंगे यहाँ पर? तो वो लगा सेपरेट जब भी लाएंगे वो बराबर रखने में, जिसको अगर आप ये एक का बनाएंगे तो वो तब भी ये फॉलो करेगा। जब नया कोई और देखेंगे तो आप उसके लिए अलग बना देगा, नया बना देगा। मतलब से ये नहीं उसको पता कैसे चलेगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो हमेशा उसके लिए नई चीज कंसीडर करेगा। जी अभी पूछे बेटा आप लोग। जी जी ये तो आपका फंक्शन ऑटो बिल्ड कर रहा है। ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, वो सॉरी पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन। नहीं ये तो फंक्शन कॉल ही नहीं किया, ये तो अभी कॉल नहीं किया हमने, ये खाली फंक्शन बनाया हुआ है, ये कॉल नहीं किया हमने। ये हम इस वाले को यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो जब ये नहीं ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता वो आप ही को, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक चीज कंटेन नहीं करता, मल्टीपल चीजें कंटेन करता है। तो एरे की एरे को डायरेक्टली क्यों नहीं करवा सकते? तो वो आप उसके सिंगल सिंगल इंडेक्स को करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्टली क्यों नहीं करवा सकते? उसके स्पेसिफिक इंडेक्स को अपने करना पड़ेगा, फिर आप उसको लेके जा सकते हैं। अब बाद में आपको बताता हूँ इसके अंदर जो वो है। अब आपने पहले क्या कहा था कि आप उसको चेंज करो। ये होता है बेटा उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, जो मर्जी नाम दें, इक्वल टू आगे एक कीवर्ड है बिल्ट इन आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको क्लास का नेम होगा, फिर अगर कोई पैरामीटर होगा तो जितने भी हैं वो पास करने पड़ेंगे, कोई भी नहीं है तो आप ये हटा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज है। दूसरी चीज यहाँ पे ये इसका लिखेंगे, ये इसका नेम है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर का यानी आप इस पे आएंगे तो पब्लिक कीवर्ड है, फंक्शन कीवर्ड है,
और जो कंस्ट्रक्टर के बाकी फंक्शन को आप अपने मर्जी का नाम देते हैं ना, लेकिन ये बिल्ट इन, ये जो चीज़ आप देखते हैं ये वाली, ये भी आप कंसीडर कर लीजिए कीवर्ड है। कंस्ट्रक्ट ऐसे लिखेंगे, मैं अगर कीवर्ड लिखूँ ताकि आपको याद हो, ये वो कीवर्ड हो जाएगा आपका, कोई भी। उसके बाद यहाँ पर अगर पैरामीटर्स थे, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम उसको दे, लाइक सी एम, जितने पैरामीटर्स आपने पास करवाए हैं ऑब्जेक्ट में उतने ही आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, बाकी अंदर फिर आपकी लॉजिक होती है। ये मेन उसका, यही पूछ रहे थे आप। तो ये इसका तरीका, यानी कि ये पब्लिक इसी तरह लिखेंगे। अगर आपने पब्लिक रखना है, मतलब कंस्ट्रक्शन नॉर्मली उस पब्लिक ही ज्यादा कंसीडर किया जाता है। उसके बाद फंक्शन कीवर्ड, कोई भी आगे ये इसका कंस्ट्रक्ट ऐसे ही लिखना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मर्जी का नाम दे सकते हैं, जैसे ये आपने मैसेज दिया है, यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्ट आप चेंज नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर को ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक हो गया। अंदर फिर जो मर्जी आप जितने पैरामीटर देना चाहें वो आपकी मर्जी है, वो क्योंकि आपकी लॉजिक के ऊपर बेस करता है। और फिर इन बिटवीन ये तमाम चीजें आपका अपना कोड जो है, जो आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। क्लियर है या कोई और क्वेश्चन है इसमें? नेक्स्ट चलो जी। चलिए नेक्स्ट। अब इस तरह नल वैल्यू, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने पहले एक्स को एक वैल्यू असाइन की, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, एक्स की लाजमी है, स्ट्रिंग हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। उसके बाद आपने खुद से इसको नल असाइन किया, तो नल क्या होता है, स्पेशल टाइप है, ठीक है, जो कि आपके वेरिएबल को एम्प्टी कर देती है। लेकिन यहाँ पे जैसे नल इज अ स्पेशल डेटा टाइप व्हिच कैन हैव ओनली value null. A variable of data type null is a variable that has no value assigned to it. If a variable is created without a value, it automatically assign a null value. So कोई value नहीं तो automatically assign करके उसको null value. Variable can be computed by certain, नहीं otherwise तो वैसे आप value ना assign करें तो error आ जाएगा। जो PHP के अंदर mandatory है, उस वेरिएबल को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से उसको असाइन करके इस्तेमाल करें। अगर कोई वैल्यू असाइन की पहले से, तो आप उसको एम्प्टी कर देते हो, नल उसका कंसीडर वो खत्म हो जाएगी, एम्प्टी कंसीडर होती है। तो इस तरीके से करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको, नहीं तो आगे आगे चलें जी। अच्छा जी, अब चेंज डेटा टाइप। अब आप, और ये लूज टाइप होते हैं डेटा जो तेरा वेरिएबल्स का, यहाँ पर ये नहीं होगा कि अगर पहले तरह इंटीजर आ गया तो आगे पूरा कोड करना तो इंटीजर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया आपको कि आपने पहले x इक्वल्स टू 5 का है, तो 5 एक इंटीजर है, फिर आपने नेक्स्ट में जाके x इक्वल्स टू एलो कर दिया, तो वेरिएबल तो x ही था, x ही है ना, और सेम पेज से बात पहले सेम स्कोप में, स्कोप तो चेंज नहीं हुआ ना, स्कोप चेंज होता है तो लोगिन में होता, तो फिर आप कहते हैं स्कोप चेंज हो गया, तो ये सेम स्कोप में है, तो आप जब पहले 5 देगा तो इंटीजर शो करेगा, नेक्स्ट टाइम हेलो देगा तो ये इंटीजर खत्म कर देगा और ये टाइप चेंज करके स्ट्रिंग दे देगा। तो टाइप चेंज हो सकती है, लूज टाइप है, रन टाइम पर डिसाइड करता है व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट हैव, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर है बात? मसला इसके बारे में आगे चले जी। हाँ, ये आप टाइप पास की बात कर रहे हैं। अब आपने ये इंटीजर बनाया था, आप उसके टाइप चेंज कर रहे हैं, आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप बैक पे उसके स्ट्रिंग लिख देंगे, फ्लोट में करना है फ्लोट लिख देते हैं, इंटीजर में किसी को करना है इंट लिख देते हैं। तो different type of type casting का concept है। If you want to change the data type of an existing variable but not by changing the value, you can use casting. It doesn't type casting. Casting allows you to change the type, data type of variable. अब ये 5 इंटीजर था, यहाँ जाके के बाद तो पता ये
स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ डालने का 5 पहले था क्योंकि आपने यहाँ पे वार्डन का हुआ है। ये चीज तो वो उसने बताया कि x की वैल्यू इसमें 5 है और स्ट्रिंग है वो। और इसको वैसे खाली यही प्रिंट करना चाहिए था, बाकी चीज़ तो जा रहा है तो खाली इसको यही प्रिंट करना चाहिए। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो। तो बहरहाल ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो पूरा कोड ही दे दिया ना अगर आप लोग रन नहीं किया तो मे बी किसी रीजन से उसने रन ना किया हो। अदरवाइज खाली ये ना काम हो गया। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ सारा नहीं आ सकता तो कोड ही एक्सेल में था वो तो खाली प्रिंट करवाना चाहिए उसको ये वाला पार्ट। ठीक है, तो किसी रीजन से नहीं हुआ होगा तो उसमें सारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और फिर आगे बोलो। ठीक है, मे बी इसका आप नोट भी कर सकते हैं। अब ये फ्लोट इसका या फ्लोट फ्लोट हो गया हो। ठीक है, उसका टाइप फ्लोट हो गया। तो यूं करके आप टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ और भी तरीके हैं इसके अंदर कास्टिंग के, ये एक तरीका। क्लियर है ये बात? नहीं समझ आई? कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ आई? सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट। रिसोर्स आपके पास जो होते हैं मैंने अभी आपको बताया स्पेशल रिसोर्स टाइप इज नॉट एन एक्चुअल डेटा टाइप, इट इज द स्टोरिंग ऑफ द रेफरेंस और टू फंक्शन एंड रिसोर्स एक्सटर्नल पीएचपी कहीं बाहर से जो डेटा आ रहा है। एक एग्जांपल मैंने आपको डेटाबेस दी। इसी तरह कोई एपीआई भी हो सकती है, कोई और फंक्शन भी हो सकता है जो बाहर पड़ा हुआ उसको कॉल करने किसी तरीके से। ठीक है, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ यूजिंग द डेटा रिसोर्स डेटा टाइप इज कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस कॉल होती है क्योंकि वो आपके पास में नहीं होता ना सेपरेट रेंज में पड़ा होता है, उसको लिंक करते हैं फिर उसमें से डेटा लेते हैं। तो ये उसके एक कॉमन एग्जांपल है। बात क्लियर हो गई? समझ आ गई? मसला मसाइल इतने हद तक कोई इशू नहीं। आगे चलें। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो स्ट्रिंग्स आ जाता है। स्ट्रिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो तो स्ट्रिंग क्या होता है, ये वाला बात मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये बात होता है स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, आगे चला जब किसी का कोई सवाल इससे रेलेवेंट। चलेंगे नेक्स्ट। डबल में हो सिंगल में हो वो हमारा मसला नहीं, ये भी आपको ओपन एग्जांपल। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका हेलो जॉन आ जाएगा, इसमें जॉन पड़ा हुआ है नीचे आपने हेलो लिखा हुआ है तो हेलो जॉन प्रिंट करेगा। और इसका सेम उसी तरह ये भी आ जाएगा, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? वो डबल कोटेड है वो डबल कोटेड का फुल टाइम जब आपको कहा था समटाइम ये मसला करेगा आपके लिए। मैंने तो कहा था ना आपको कि समटाइम ये चीज मसला कर जाती है क्योंकि अब ऊपर डबल है सिंगल है। तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं कि आप कंकाटिनेट कर रहे हैं उसके साथ। जब कंकाटिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे उसमें तो लेके आएगा। क्लियर हो गई बात मेरी? क्योंकि समटाइम वो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हो तो फिर वो प्रिंट नहीं कर पाता, वो एज इट इज वेरिएबल को भी कंसीडर करके प्रिंट करवा देता। सही है, समझ आई बात? ऊपर से गुजर गई। किस किस को समझ आई, किसको नहीं आई? सबको आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करोगे इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है str लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे काउंट कर देगा। अब इसमें कितने 12 होंगे ये। अगर मुझे कहीं पे जरूरत पड़े स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने की तो फिर इसका स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन तो ये लेंथ में ये स्पेस भी काउंट होगी। 12 ही बनेंगे फिर। 5 ही है, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी। इस तरह वर्ड काउंट का एक फंक्शन होता है, इसमें टोटल वर्ड कितने 2 आएंगे। str वर्ड काउंट तो ये 2 रिटर्न करेगा। जितने वर्ड होते हैं दिस इज अ बुक, दिस एक वर्ड है, दिस एक वर्ड है, आ एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है। बात क्लियर? ये अब आपको पोजीशन रिटर्न करेगा, लाइक आपने बताया वर्ड, मुझे इसमें वर्ड बताओ कहां से है।
तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वर्ड। तो फर्स्ट अक्रंस का आपको बता देगा कि इंडेक्स नंबर 6 पे ये पड़ा हुआ। ये बात समझ आ गई? जब मुझे देखना होगा भाई ये वाली चीज जो मैं चाह रहा हूँ वो इसके अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसमें आप अगर हम इसको कुछ इस तरह कर दें वर्ड, तो देखते हैं फिर क्या देता है। फिर भी देता है या -1 देगा, कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, वो मिला ही नहीं। वर्ड्स नहीं है, वर्ड है। समझ आ गई? तो वैसे मेरा कहा था -1 चाहिए, तो आप अपने पास रन करके देख लीजिएगा, मैं भी -1 देता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो जब इंडेक्स नहीं मिला तो 0 तो दे नहीं सकता ना, 0 का मतलब है स्टार्ट में पड़ा हुआ, और किसी पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि वो उस इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ, और कुछ ना मिले तो मेरा ख्याल है -1 रिटर्न करेगा। इसको वेरीफाई करना, ठीक है, अपने पास ये तो रन करके फॉल्स रिटर्न करेगा, कुछ ना हो तो फॉल्स रिटर्न। ये यहाँ पे नीचे बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। बाकी बहुत सारी चीजें अगर बहुत और फंक्शन देखने हैं तो आप यहाँ पे जाकर उसके कंप्लीट रेफरेंस देख सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन है ना, सारे के सारे मतलब हम उसको रट्टे तो नहीं लगा सकते, तो जब मुझे टाइप का चाहिए होता है हम दूसरा फंक्शन सर्च करके उसको यूज कर सकते हैं, तो बेनताब में मिल जाएंगे। अब ये मॉडिफाई स्ट्रिंग कैसे होगी, किसी को अपर केस में, अभी स्ट्रिंग के सारे फंक्शन है, इंटीजर को अपर केस में नहीं ला सकता, तो ये स्ट्रिंग के ऊपर लगेंगे, वो लगेंगे जितने भी हैं। अब यहाँ पे str टू अपर, तो इसका मतलब जो भी डेटा है वो सारा अपर केस में कन्वर्ट करता है। हेलो वर्ड सारा का सारा अपर केस में मिलेगा, एच ई डबल एल ओ ये सारा अपर केस में चला जाएगा। सही है, चेक कर लें बेटा, ठीक है जी। इसी तरह str टू लोअर, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गई? कोई मसला? str रिप्लेस, स्ट्रिंग को रिप्लेस करो, ये वर्ड है इसको रिप्लेस करना है, ये डॉली है इससे रिप्लेस करना है, और ये वो स्ट्रिंग है जिसमें रिप्लेस करना है। पहला क्या है, जिसको रिप्लेस करना है, दूसरा क्या है, जिससे रिप्लेस करना है, तीसरा क्या है, जिसके अंदर रिप्लेस आपने करना। तो ये जहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा वहां हेलो डॉली हो जाएगा। समझ गए मसला? सबको क्लियर है? अब ये रिवर्स कर देगा, उल्टा str रिवर्स है, जैसा मिरर में आप देखते हैं कोई चीज तो वो उल्टी नजर आती है, तो ये रिवर्स हो जाएगी। ओके है? ये जो शुरू में स्पेसिस आ रही है, लास्ट में स्पेसिस आ रही है, ये ट्रिम उसको खत्म कर देगा। इसमें वैसे एल ट्रिम और आर ट्रिम दिखाई देगा, वो खाली लेफ्ट से रिमूव करता है, राइट से स्पेसिस खत्म करता है। एल ट्रिम आर ट्रिम, ट्रिम खाली यूज करेंगे तो सारे के सारे लेफ्ट राइट दोनों से एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव कर देगा। ओके हो गया? कंकैटिनेट स्ट्रिंग, कंकैटिनेट आप देख चुके हैं, डॉट से पता नहीं एग्जांपल दिखाई दी। तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, एक्स और वाई डॉट करके जी में स्टोर किया, जी प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। स्पेस लेगा या नहीं? नहीं सर, साथ ही लिखा है स्पेस क्योंकि है ही नहीं। ये बात क्लियर है? नहीं, अब स्पेस लेगा यस सर, क्यों? क्योंकि आपने एक्स को कंकैटिनेट किया पहले स्पेस के साथ, तो स्पेस को कंकैटिनेट किया आगे वर्ड के साथ, तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। और ये कर देंगे तो ये रिजल्ट सेम रहेगा, तो डबल कोट में आपने उसको या सिंगल कोट में मतलब आता है कि जो प्रिंट कर दे। ठीक है जी। उसके बाद स्लाइसिंग, तोड़ना होता है स्लाइसिंग को यहाँ पर। सब str, सब स्ट्रिंग, मतलब मैं उसको कह रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है, अब उसका 6 नंबर पे जाओ और 5 कैरेक्टर्स आगे लो। यानी कि ओ से स्टार्ट होगा सर। 6 पे जाना है, 6 ये बस ये और जो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं सर, फिर मतलब जिस पॉइंट पे होते हैं वो काउंट नहीं होते, उसके बाद नहीं नहीं स्टार्ट तो करना 6 आपका बात है यहाँ,
ये आपका 7th है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5, फिर 0 से स्टार्ट होता है तो 6, तो ये W से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और ये वर्ल्ड पूरा लेकर आएगा क्योंकि अगर 5 आप लिखे हैं, आप इसमें 4 कर देंगे तो एक और काम हो जाएगा उसमें। तो पहली क्या चीज है, जिसमें से तोड़नी है चीज, दूसरी कहां से तोड़ना स्टार्ट करेंगे और फिर कहां तक जाए वो। क्लियर है बात? तो ये सब एसटीआर हो गई आपकी। अब आपने लाइक अगर लास्ट वाली चीज नहीं की, खाली 6 लिख दिया तो जितना कुछ उत्तर पड़ा है तो साइन एक्सप्लेनेशन मार्क जो भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि लास्ट पोजीशन नहीं बताया आपने। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एंडिंग का मतलब जहां तक वैल्यू ले जाओ। समझ गए मसला? अब ये उल्टा चलेगा, नेगेटिव पोजीशन दे तो एंड से चलना स्टार्ट हो जाएगा, माइनस में देते हैं ना सिंबल, तो ये एंड से चलेगा। उल्टा चला रहा है आपने, नेगेटिव दे रहे तो पॉजिटिव वैल्यू थी तो राइट टू लेफ्ट चले, लेफ्ट टू राइट चले, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है। माइनस से तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा सर, 1 के बाद 5 टोटल का बनते हैं वो आप देख लेना। तो उस पॉइंट से वो चलेगा और 3 कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये उल्टा जब चल रहे होंगे तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 इतना करके चल रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग 3 कैरेक्टर आ जाएंगे। यानी ओरिजिनली तो आप नहीं करोगे ना, जो वैल्यू क्या बनती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी वैल्यू आ रही है। अब जब ये आप इसकी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो आपको यूज नेगेटिव इंडेक्स टू स्टार्ट स्लाइस फ्रॉम द एंड टू द स्ट्रिंग। जब एंड से स्टार्ट करते हैं करना हो आपने तो फिर आप उसको नेगेटिव वैल्यू पास कर, तो वो आपके पास कहां पर आएगा, 3 कैरेक्टर्स हैं तो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स मतलब जो उसके पास बनते होंगे वो प्लेस आएगा। सही है जी? तो उल्ट चल जाएगा। अब इसी तरह ये आप जब आप यहाँ पे नेगेटिव लेंथ लेंगे, यूज नेगेटिव लेंथ टू स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू ओमिट। अब स्टार्ट से कितने छोड़ने हैं ये वो बात आ रही है, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे लिखा है हाई, हाउ आर यू गेट द कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 5 पे, आप 5 पे का स्टार्ट करो एंड कंटिन्यू अंटिल यू रीच द 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड। अब यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा ओ, ओ डब्ल्यू से, और फिर आगे चलता जाएगा और जब तक वो लास्ट 3 कैरेक्टर के करीब नहीं पहुंचेगा वो वैल्यू ये वाले छोड़ देगा इनकी और उधर तक वो वैल्यू ऐड करेगा। यदि मैं सारा तो नहीं, मुझे नहीं पता एंड भी कहां पे हो रहा है, तो मैंने उसको -3 डाल दिया, लास्ट के 3 कैरेक्टर तक छोड़ देगा। समझ गए बात? कि ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि मुझे एंड से बस उतने कैरेक्टर छोड़ देना, ये रटे नहीं लगेंगे। ये आप जब काम करने बैठते हैं तो ये बनी बनाई चीजें आपको मिल जाती है, आपकी नीड जो होती है आप जाकर सर्च करें आपको फंक्शन मिल जाता है, आपको अपनी वैल्यू, तो इसको रटा लगाने की कोशिश नहीं कर सकते आप। रटे तब मिलते हैं जब आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। तो ये फंक्शन बेस्ड आते हैं, तो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, आपको बहुत फंक्शन मिल जाएंगे। ये तो भाई एक वो फंक्शन है जो ज्यादातर यूज होते हैं, तो ये इस वजह से यहाँ लिखे हैं। आप इनके कंप्लीट रेफरेंस निकालना चाहें तो आपके पास बेस आधार के साथ मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह एस्केप करैक्टर्स होते हैं। अब एस्केप करैक्टर जैसे अब आप ये डबल कोट से डबल कोट यूज करें तो एरर आता है, डबल में डबल है ना, तो इसको टैकल करने के लिए आप यूं स्लैश लगा देते हैं ताकि डबल के अंदर डबल यूज किया जाए। क्लियर है? कोई मसला इसमें? पायरो डबल से अंदर डबल यूज करने हैं, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, अंदर आपको सिंगल यूज करना पड़ता है। अगर डबल ही यूज करना है तो फिर स्लैश वाली स्लैश के अंदर डबल कोट लगाएंगे, फिर अपने स्लैश के अंदर डबल कोट करेंगे, तो उसको क्या देगा, अच्छा ये करकर है, ये आपने इसको काउंट नहीं करना, ये छोड़ देना, ये डिस्प्ले करनी है बस, तब इसको कंसीडर करना है, रन करते हुए कंसीडर नहीं करना है।
अब ये बेतहाशा देखो, सिंगल कोट लीजिए, डबल कोट लीजिए, किसी को वेरिएबल दिखा रहे हैं, ये न्यू लाइन कैरेक्टर लीजिए, क्या दिख रहा है, ये टैग लीजिए, फॉर्म फील्ड लीजिए, तो बेतहाशा आपको मिल जाएंगे। तो इसके रटे नहीं आप लगाएंगे कभी, चाहे वो खुद ब खुद याद हो जाते हैं जब आप काम करते रहते हैं। ओके, समझ आ गई? तो मुख्तलिफ तरह के ये मिलते हैं। अब इसी तरह आपने नंबर, कास्टिंग, मैथ्स वगैरह चीजें पढ़नी है, मैं मेन पे जाता हूँ कांस्टेंट पे, क्योंकि ये वही चीजें कि कांस्टेंट जैसे मैंने भी आपको बताया, फिर नंबर्स क्या होते हैं, नंबर के कौन से फंक्शंस हैं वो आ जाएंगे। उसी तरह उसके अलावा मैथ्स में जो अब इसमें मैथ्स के क्या पाए जो कांस्टेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, वो चीजें कुछ इसके अंदर डिफाइन होंगी। या आपने पढ़ लिया है, नेक्स्ट में पूछ के कोई क्वेश्चन वो आपका ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली इसमें कांस्टेंट बनता नहीं है, तो उस चीज के अंदर हम कांस्टेंट कैसे यहाँ पे बनाएंगे, कांस्टेंट क्या होता है सबसे पहले ये बताओ कि सिमिलर लाइक वेरिएबल बट we cannot change the value of constant once it has been created। जब हम उसको क्रिएट कर ले तो फिर उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो अब फिर क्या है, आप उसके वैल्यू को यहाँ पे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफाइन कीवर्ड। ठीक है, constant is an identified name for a simple value, the value cannot be changed during the script, a valid constant name start with a letter or underscore dollar sign नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल में डॉलर साइन होगा ना, इसके अंदर नहीं होगा। और अनलाइक वेरिएबल कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द एंटायर सेट, वो ऑटो ग्लोबल होते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक आपको वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने के लिए ग्लोबल का कीवर्ड लगाना पड़ता है, या जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ डायरेक्टली आप जाके बस वो यूज कर लें, वो किसी भी स्कोप वो बिना देखे कॉल हो जाएगा, फंक्शन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब सादा लफ्जों में। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्रिएट कांस्टेंट भी है, वो फंक्शन डिफाइन, ये उसका नेम होता है, ये उसकी वैल्यू होती है, ये उसको रखना होता है कि अपर लोअर केस का डिफरेंस रखना है या नहीं। ठीक है जी, तो अब जैसे यहाँ पर है नेम का नाम जो भी आ रहा है, वैल्यू जो वैल्यू असाइन, और ये क्या है आपके पास स्पेसिफाई वेदर द कांस्टेंट शुड बी अ केस इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव का मतलब क्या पर जो लोअर कॉम्बिनेशन करती है मतलब उसको नाम होना चाहिए। ठीक है, डिफॉल्ट इज फॉल्स, ये डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर ट्रू कर दे तो इनसेंसिटिव हो जाएगा, फॉल्स करने से इनसेंसिटिव नहीं होगा, डिफॉल्ट खुद से करेंगे तो होगा, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स होता है कि नहीं जी इनसेंसिटिव नहीं है, इसको सेंसिटिव रहना है, जैसे रख रहे हैं वैसे ही कॉल करना है। अगर खुद से चेक करें ठीक है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी नीड नहीं है, तो मैं फिर उसको यहाँ पर ट्रू कर दूं, तो उससे वो आपकी चीज एडजस्ट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आप आए तो बिल्डिंग या कॉल बताएं, यहाँ ट्रू करके देंगे लोअर केस में कॉल बनाए, लेकिन डिफाइन अपर में हुआ। ये बात समझ आइए, ऊपर से गुजर गई, Yes, sir. किसी को ना समझ आइए। सबको क्लियर हो गया? और दूसरा तरीका है कि भाई यू कैन आल्सो क्रिएट अ कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड, जिसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आप बोलते हैं, कॉन्स्ट लिख दे तो कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं, तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड से आगे वैल्यू देते तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों का, कॉन्स्ट आर ऑलवेज केस सेंसिटिव, कॉन्स्ट हमेशा केस सेंसिटिव होगा, लेकिन आप वहां पे ऑप्शन होता है डिफाइन करके उसको अनसेंसिटिव कर सकते हैं। फिर const cannot be created inside another block scope, like inside a function or inside if। ठीक है, define can be created inside another block, यानी कि आपने एक बनाया था constant बना दिया, बस वो खुद काउंट रहेगा, उसको दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन आप अगर लोकल स्कोप में दोबारा से डिफाइन पर करना चाहें तो आप बना सकते हैं, क्योंकि वो अलग बन जाएगा और दूसरे के लिए अलग, यानी कॉन्स्ट के कीवर्ड जो यूज करेंगे वो वन टाइम बन सकते पूरे स्क्रिप्ट के अंदर। डिफाइन के साथ स्कोप लिमिटेशन होती है उसको, आप उसको बना रहे तो वो सेपरेटली बना रहे, तो ये इसका डिफरेंस है। एरे उसने एक बना दिया, ये उसका नाम रखे, वैल्यू में एरे कांस्टेंट एरे निकाल, ये बात समझ आ गई जी सर। या नहीं समझ आई? ओके है, कोई मसला?
अब ये जिस तरह आप आए हैं तो जिसमें कोई ग्लोबल नहीं आपने लिखा, फंक्शन था ना माई टेस्ट, अगर कोई वेरिएबल होता तो आप करते ग्लोबल पे लाके वेरिएबल बना देते फिर कुकी को कराते। तो ये ऑटो ग्लोबल था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपने इसको यूज कर दिया। ये कहने का मतलब कि ऑटो ग्लोबल होते हैं, इसको जरूरत नहीं पड़ती, या सुपर ग्लोबल भी कहते हैं। सही हो गया, तो मसला इसके अंदर कोई इशू नहीं। मैजिक कॉन्फ्रेंस क्या है जी? अच्छा ये वाला। अब इसमें प्री डिफाइंड तो आपने खुद बनाया था। अब मैजिक कॉन्फ्रेंस इसका मतलब क्या है, प्री डिफाइंड है, यानी लैंग्वेज ने प्रोवाइड की, जो किसने प्रोवाइड किया, लैंग्वेज में। तो PHP has 9 predefined constants that change value depending on where they are used, and therefore they are called magic constants. The magic constants are written with the double underscore at the start and end. Expect the class name. ठीक है जी, यहाँ पर आप गए if you use inside a class, ये आपने किया, इधर आए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर आके माय वैल्यू का फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने तो कहा था फंक्शन की कॉल कैसे करते हैं, तो ये इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है इस क्लास में, जरूरी नहीं होता कि आप कंस्ट्रक्टर बनाए, कंस्ट्रक्टर तब बनाया जाता है जब आपकी नीड होगी, अदरवाइज वो बैक एंड पे खुद से कंस्ट्रक्टर बना के एम्प्टी कॉल करवा देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर है माय वैल्यू का फंक्शन है, इसमें हमें क्लास का नेम रिटर्न करना है, तो ये अंडरस्कोर क्लास रख दिया। तो अब जाके जब आपने इसको माय वैल्यू कॉल की तो उसे फ्रूट्स रिटर्न कर दिया। क्लास का नेम मुझे चाहिए, क्या क्लास का नेम है, मैं उसकी यहाँ पे पिक कर सकता हूँ इसको। ठीक है, मैंने तो फंक्शन कॉल किया, रिटर्न में आ गया, रिटर्न में जब आया अब की मेरे नाम से ऑब्जेक्ट था, उसके मैंने कहा कि हेड ऑपरेटर और फिर माय वैल्यू क्या है, उस क्लास का फंक्शन है। तो माय ये कीवी जो था इस क्लास का ऑब्जेक्ट था, इसमें से मेरे पास एक्सेस की मैं उसके इस फंक्शन को कॉल कर सकता और था भी पब्लिक। ठीक है जी, समझ गए बात। इसी तरह डायरेक्टरी के फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप आए थे जहां से स्क्रिप्ट पड़ा होगा ये उसकी डायरेक्टरी निकाल कर देगा। ये अक्सर पाथ हम बनाते हैं ना, जब पूरे पूरे पाथ बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बैक एंड की जो बेसिक पाथ है वो मुझे मिल जाए, तो मैं पूरा पाथ खुद से नहीं लिखता, मैं सी में जाओ, ए में जाओ, बी में जाओ, फिर उसमें तो मैं बस फाइल का नाम लिखता हूँ और आगे ये वाला कॉन्सेप्ट डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो प्रीवियस पाथ पे कर लेता सारा, जो फुल पाथ में चाहिए। तो इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह फाइल का पाथ देगा, अभी जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है, तो मैजिक कॉन्स्टेंट फाइल के नाम से ठीक है, तो पूरा डबल अंडरस्कोर फाइल करेंगे तो फाइल का पाथ मिलेगा। ये वाली बात समझ आ गई है, डायरेक्टरी समझ आई थी, डायरेक्टरी फाइल में क्या डिफरेंस समझ आया। सर इसमें फाइल का बाद आ जाता है, उसमें फाइल का बाद नहीं आता। और कोई हाँ जी उस्मान, बात समझ नहीं आई। सर ये उसमें इसमें फाइल आ जाती है, उसमें नेक्स्ट कौन सी फाइल है बता। नेक्स्ट एक में फाइल आता है, एक में पूरा पाथ आता है। हाँ जी, एक में पूरा मतलब पाथ देते हैं, दूसरे में फाइल, तो पूरा पाथ तो दोनों में है। मतलब उसकी डायरेक्ट एक में फाइल देता है ना सर, सिर्फ दूसरे में पूरी लोकेशन देता है। इसमें भी तो पूरी लोकेशन है, कहें इसको इस तरह कहेंगे आप कि भाई डायरेक्टरी का मतलब होता है उसमें फाइल कंसिडर नहीं होती है, उसमें सिर्फ फोल्डर तक का पाथ आता है, जी। और जब आप फाइल लिखते हैं तो फाइल आप जिस फाइल के अंदर अभी मौजूद है वो उसका भी बताता है कि आप इस फाइल के अंदर है, क्योंकि फोल्डर तो बता ही रहा है कि भाई यहाँ तक ये PHP का फोल्डर तो पहले भी पाथ आया था ना डायरेक्टरी से, उसके बाद आप आगे बता रहे हैं कि अभी करंट किस फाइल के अंदर आप मौजूद है।
डायरेक्टरी के अंदर फाइल नहीं, बिकॉज उस डायरेक्टरी में तो मल्टीपल फाइल हो सकती हैं। डायरेक्टरी क्या होती है? फोल्डर। फोल्डर के अंदर एक फाइल थोड़ी होती, मल्टीपल फाइल हो सकती हैं। तो वो आपको सिर्फ बता देता है कि भाई आप इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, बस। जब आप फाइल लेते हो तो जिस फाइल के अंदर मौजूद है उसका भी बताता है कि आप इस फाइल के अंदर है, यानी और उसका पूरा का पूरा पाथ बनाता है। समझ गए? कोई भी मसला है इसमें? ये बात जिसको ना समझ आई हो, डायरेक्टरी और फाइल वाली। डायरेक्टरी क्या होती है? एक फोल्डर होता है बेसिकली। डायरेक्टरी का सेकंड नेम फोल्डर होता है, ठीक है जी। और उसका मतलब होता है कि उस फोल्डर के अंदर एक फाइल नहीं है, पॉसिबल है कि एक से ज्यादा भी हो, 1000 फाइल हो। तो जब आप डायरेक्टरी कॉल करेंगे तो वो सिर्फ आपको फोल्डर तक बताएगा, भाई ये फोल्डर है जी आपका। लेकिन जब आप फाइल कॉल करेंगे तो फिर आपको बताएगा कि इस फोल्डर के अंदर आप अभी इस फाइल में है। अब जैसे ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में तो मल्टीपल रूम्स हैं। तो जब मैं इस बिल्डिंग में आ जाऊंगा तो मेरा लोकेशन जाएगी कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी को स्पेसिफिक बताना होगा कि मैं भाई लैब भी बैठा हूँ और फ्लोर भी बताऊंगा साथ में, तो फिर वो पूरा आपका पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या होता है, ठीक है जी। इसी तरह किस फंक्शन में, किस लाइन में, किस मेथड में, ये तमाम चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसको देखिएगा, ये जहां आपको ना समझ आया वो आप डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि बिल्ट इन चीजें हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बार बार रटल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो रटल लगाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ऑपरेटर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये पैसे से जाकर फिर स्किप थोड़ा प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे। इफ एल्स आप देख चुके हैं क्या होता है जावास्क्रिप्ट jQuery के अंदर। तो इफ एल्स आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है या डिसीजन स्टेटमेंट कहलाती हैं कि अगर ये हुआ तो ये करना, वरना ये कर लेना। एक मैं एग्जांपल देता हूं, घर से कोई चीज लेने निकलते हैं तो वहां से कहते हैं कोक ले आओ, तो आप कहते कोक ना हुई तो इट मींस कि इफ कोक इज अवेलेबल बाय कोक। अगर कोई चीज नहीं मिले तो इंसान खाली आ वापस आ जाए, क्योंकि एल्स की कोई बात ही नहीं है। अब एल्स भी बता देंगे इफ कोक इज अवेलेबल बाय कोक एल्स बाय स्प्राइट या कोई और चीज जो भी है। अगर मल्टीपल कंडीशन है आपको कहता है फिर एल्स लग जाती है, और एल्स सिर्फ एक नहीं मल्टीपल होता है। इफ कोक इज अवेलेबल बाय कोक एल्स इफ स्प्राइट इज अवेलेबल बाय स्प्राइट, स्प्राइट इज एल्स इफ 7 अप एल्स इफ फैंटा एल्स इफ कोई जूस ले लो इस तरह करके। और अगर कुछ सब में हो तो एल्स भी लग सकता है इसके अंदर। यानी इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ जितने भी एल्स इफ है, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी भूल जाएगा। अगर पहले भी ट्रू हो जाती तो कोई याद नहीं रखता बाकी। अगर नहीं ट्रू हुई तो एल्स इफ, बोर्ड को नहीं तो एल्स इफ, कोई भी ट्रू नहीं हुई तो लास्ट अगर एल्स लगा तो फिर एल्स चला देगा। समझ आ गई? कोई मसला? तो ये आपको इस तरह चीजें चलती हैं। अब ये वही कहानी है, सिंटैक्स आपके पास वही है, इफ कंडीशन के अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा। सही है? अब यहाँ पे अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, ये मैथ्स में तो है 5 ग्रेटर देन 3? Yes, sir. 5 minutes. Yes, yes. और कोई है या नहीं है? है? कैसे? अब वो कैसे पता चला ये कंडीशन ट्रू होगी? क्या ग्रेटर देन वाला? कंडीशन लगी हुई है कि 5 3 से बड़ी वैल्यू है, तो फिर वो ट्रू हो जाएगी और आगे मैसेज आ जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ है वेरिएबल भी हो सकता है, लाजमी बैठी है वेरिएबल भी कंपेयर हो सकते हैं। t इज लेस देन 20, तो t क्या है? 14 इज लेस देन 20, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू और सिंगल ट्रिपल इक्वल टू भी आपने देखें। तो डबल इक्वल टू क्या होता है? जब सिर्फ वैल्यूज मैच की जाती है। अब ये 20 14 14 आ गया, ओके फाइन। अगर होता है एक कोट्स के अंदर 14 और दूसरा भी कोट्स में होता तो फिर क्या था? नहीं, एक कोट्स में होता दूसरा कोट्स में ना होता। ये 14 सिंपल और कोट्स में और डबल इक्वल टू लगा हुआ हो जाती, डबल इक्वल टू में ट्रू हो जाती है, सिर्फ वैल्यूज मैच होती हैं। 14 14 मिल रहा है उसको।
अगर 3 इक्वल टू लगे होते तो फिर वो डेटा टाइप भी मैच करना था। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है तो वो सिर्फ वैल्यूज को मैच करता है। ट्रिपल इक्वल टू में डेटा टाइप भी मैच होती है। नॉट इक्वल टू दो तरह हो सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। अब ये चार टाइप भी मैच कर रहा है, 3 ऑपरेटर डाले, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये तमाम चीजें समझे। फिर एंड और नॉट, इस तरह के आ जाते हैं। अब ये क्या एंड, इसका मतलब कि ये भी मैच होना चाहिए और ये भी मैच होना चाहिए, तब वो कंडीशन चलेगी। if a is greater than b and c is less than a, if a is greater than b, so a 200 is greater than 23, yes, condition true, and c is less than a, c 500 is less than 200, condition false होगी, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं। ये बात समझ आई? जिसको ना समझ आई हो, कोई ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ आई, एंड का क्या मतलब है यहाँ? ये बात समझ आ गई? इसको नहीं क्लियर हुई, आगे चला जाओ। इस तरह एंड इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सिंबल भी लगा सकते हैं, और का मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, जैसे वहां था ए ग्रेटर बी और सी इज लेस देन, तो ए तो ट्रू हो गई तो चल जाती है। फिर और ए फाइव ऑपरेटर में कहा जा सकता है, और वैसे भी लिख सकते हैं एक्स और यानी नॉट, नहीं आप कहेंगे कि नॉट ए यानी नॉट ट्रू, तो इसका मतलब कि फॉल्स होना चाहिए। तो इस तरह करके आप चीजें करा सकते हैं, जैसे ये वाली कंडीशन चेक करें। तो जो आपने लिखा है कि नॉट इक्वल टू, नॉट पुट कर रहे हैं, ये क्या है अभी, x इज इक्वल टू 90, तो नॉट बाय लगा तो इट मींस कि वो नहीं हुआ, 90 के इक्वल नहीं हुआ तो ये ट्रू बोले, अगर 100 है ना ऊपर तभी वो प्रिंट कर रहा है ऊपर। तो बाय इसका मतलब होता है कि आप उल्ट कर दें, इफ नॉट ट्रू, इसका ये मतलब होता है इफ नॉट ट्रू, अगर वो 90 के इक्वल तो ट्रू हो जाती है ना, अब मैं ऊपर 90 कर दूंगा तो इसमें नहीं आती, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ, क्योंकि एल्स है ही नहीं। ठीक है जी, समझ आ गई? उसके अलावा कोई भी एडिटर वो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 80 भी कर दूंगा तो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 90 के इक्विवेलेंट तो नहीं रहा। समझ गए बात या नहीं? तो इस तरह की चीजें आपके पास चल रही होती हैं। अभी और बहुत से लगे, a equals to 2, a equals to 3, 4, 5, कोई भी ट्रू हो गई तो, क्योंकि और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ। ठीक है जी, इफ एल्स इफ एल्स एक कंडीशन है ट्रू हुई तो एल्स में चले जाए। अब आ गया ये आपका क्या डेट प्रिंटिंग फंक्शन है, h क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है जी, 24 घंटे होते हैं ना दिन में, तो वो देखेगा कि क्या घंटे बाद में, तो वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो भी टाइम सर्कल पे हो रहा होता है ये वो रिटर्न करेगा। तो आपने क्या, अगर t की वैल्यू लेस देन 20 है तो क्या, तो हैव अ गुड डे, एल्स है तो गुड नाइट। तो अभी तो 20 से लेस ही है, तो क्या देगा, हैव अ गुड डे। अभी क्या हो रहा है, 10 11 हो रहे हैं ना, 10 बज रहे हैं, टोटल 24 होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना दिन में या नहीं? तो ये डेट का फंक्शन आप एल्स लेके कॉल करेंगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ आवर्स। टाइम लिखेंगे तो मिनट्स,
एम से मिनट से आते हैं, मिनट से आते हैं आई से, हाँ आई से मिनट आते हैं और एस से सेकंड। ठीक है जी। और सर्वर पे जो टाइम हो रहा है, सर्वर पे हो सकता है अभी 4 बज रहे हैं, तो आप इसको प्रिंट करके दे सकते हैं कि यहाँ टी पे 4 हुआ। तो देखिए 5 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 या 11 का टाइम है, तो सर्वर बदले का होता है मेरे ख्याल से, या इसका जो भी पड़ा होगा वो आप देख सकते हैं। अब आप इसमें मिनट्स देखना चाहें तो वो पे आप फाइल कर दें। तो 38 मिनट हो रहा है। ठीक है, जितना सेकंड देखना चाहें तो सेकंड कर दें। तो 39 सेकंड हो गए। तो इसका साथ मैं कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। डॉलर टी तो इकट्ठा भी सेकंड निकाल देता हूँ। का आई डालेंगे? जी, मिनट के लिए आपने आई डाला है ना, आई सेकंड के डालेंगे। लिए, सेकंड के लिए भी सॉरी आई। सॉरी, एस एस डालेंगे। तो वो 34। अब आप अपने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पी तो पूरे डेट टाइम से बना के आपको रिटर्न, ये मैं खुद सेपरेट कर रहा हूँ, आप एक मिनट कर, मतलब एक ही डेट के फंक्शन में सारी चीजें। ये अगर फुल लेना हो आपने तो आप इसमें डेट भी डाल सकते हैं। वाई एम डी फॉर्मेट कर, एट कॉलन आई कॉलन एस और ए एम पी, और इसको यहाँ से आप इको कर दें, तो ये डेट टाइम दोनों निकाल दिया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, डे मंथ ईयर। तो 6 तारीख का तीसरा माह है 2024 से 5 बजे 64 एम वहां पर हो गए, सुबह के 5 बजे। सर ये मतलब किस लोकेशन के लिए? ये तो सर्वर का होता है, जहाँ सर्वर पड़ा होगा वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर डिफॉल्ट टाइम को अपना सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। जी ये सामने वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह। नहीं टाइम। जी जी जी। अच्छा, सही है। ये ठीक हो गया, इस मिनट। ठीक है, आप ऐसा करें ना, रिक्वायरमेंट्स ले लें सारी जो भी हैं, तो उसके बारे में फिर मैं आपको बता, ठीक है।
हाँ, वो मतलब वो इश्यू नहीं है। अब आपके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, लाइक कोई उनके नज़र में कोई वेबसाइट है, लाइक कोई डिज़ाइन क्योंकि जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, वो आपने लेके देखी, ठीक? हाँ, डेफ़िनिटली आ जाएगा। हाँ, हाँ, तो सही। जी, जी, कोई ऐसा मसला नहीं, वो मैं आपसे डबल कोई ऐसा मसला नहीं है, बस आप वो देख लीजिए, ठीक? जी, ठीक। जी, ठीक। ठीक होगा। वो रिक्वायरमेंट्स लेना पहले डिज़ाइन बनवाऊँगा, भेजूँगा आपको वो लिखूँगा। हाँ, ठीक होगा, कोई मसला नहीं। आप उनसे वो रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन वगैरह मुझसे कैसा चाहिए, फिर वो मैं पहले डिज़ाइन बनवाऊँगा, उसके बाद सही है। जी, जी। हाँ, ठीक है। जी, जी, सही। ठीक, ठीक। लॉगिन कर दीजिए। जी, 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 जी। जी, जी, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। अच्छा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो ये इस तरह का यहाँ पर आपके पास होता है, ये फंक्शन है। इसमें आप अपना बताते हैं कि मतलब रीजन का आपको चाहिए। ठीक है, वो आप सेट कर देते हैं। मतलब यहाँ से चेंज किए, हो गया चेंज? हाँ जी। लेकिन 10:45 ठीक है जी। तो मतलब आप अपना टाइम ज़ोन जो भी जिस करना है ना, फिर आप टॉप उसको एडजस्ट कर लें। और फिर अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट है आपका, अब जा इस पे भी जाएँगे ना जो आपका रैम्प है, इसमें बर्लन का होता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो वो बर्लन का टाइम दे रहा हूँ। तो आप उसको या तो जाके सर्वर पे चेंज करें, या फिर आप सर्वर के अंदर का कंडीशन ही चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर टॉप ऑफ द पेज इस तरह करके एडजस्ट कर सकते हैं फिर आगे। ठीक है जी? तो ये इस तरह आप चीज़ों को लेके चलें। बात समझ आ गई? इस तरह ही मतलब ये फिर एक एल्सिफ वगैरह आ जाएगा। अब एल्सिफ में क्या करेगा, वो जनरेशन टाइम अपनी ये गुड के अदरवाइज गुड में इफ एल्सिफ एक भी कंडीशन ट्रू बाकी नहीं चलेगी। समझ गए बात? इसी तरह आ जाए तो शॉर्ट इसके अंदर एक तरीका है। अब ये आपने आगे तक है तो बी टू हेलो कर दो, अगर वो आपके पास लेस देन 10 है तो बी की वैल्यू हेलो कर देंगे। ठीक है? ये शॉर्ट आंसर है इसका तरीका। इसमें ये टर्मिनल ऑपरेटर होता है। ये आपने कहा बी इक्वल्स टू लेस है और फिर ये यानी कि ये आपके पास इफ ए इज लेस देन 10 तो बी को हेलो मिल जाए, एल्स गुड बाय मिल जाए। समझ गए बात? कि ये मतलब कंडीशन है इफ ए इज लेस देन 10 तो बी इज इक्वल टू हेलो, एल्स गुड बाय। कोई मसला मसाइल है? ओके हो गया? इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन एक्सप्रेशन।
नेस्टेड का आपको पता होगा एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होगा, इफ विद एन इफ इस तरह करके है। यहाँ पर है कि अगर ए लेस देन फिर आप आंसर फर्दर, ठीक है जी। अगर ग्रेटर देन 10 तो ट्रांसफर हो गए, फिर आप क्या करेंगे, कंडीशन भी ग्रेटर है, कंडीशन ग्रेटर होगा तो ये मैसेज नहीं तो दूसरा मैसेज कि किसी एक कंडीशन में तो फर्दर अंदर उसके चेक करें, तो नेस्टेड इफ के साथ, ठीक है जी। तो इसमें मसला बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे फिर। ये उस दिन हमने छोड़ा था कि यहाँ पे कोई आगे खरीदने लगा फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल आ जाए इज लॉगिन ट्रू, ठीक है, जब आपने वो अपना शो करना होगा कोई भी चीज, तो इसके अंदर मैं छोटा सा कोई बना लेता हूँ, तो क्या शो करना हो? यूजर लॉगिन है कि नहीं। चेक कर लेते थोड़ा सा कि आप बटन पे डिजाइन करके नहीं है तो नहीं है, हेडर के अंदर एक बटन है। हाँ जी, हेडर के अंदर एक बटन है।
पेज को रिफ्रेश हम्म? पेज को रिफ्रेश कोई मसला हो गया, कोई जनरल डिजाइन देखिए ना, कंट्रोल से उठा वो प्रीवियस कलर उठाता कैसे से, तो वो पिक नहीं कर रहा था, मैं वापस वो खराब कंट्रोल से उठा रहा है, तो आ गया आपके पास, ठीक है जी। और फर्स्ट चाइल्ड वर्किंग मैसेज नहीं, तो ये हमने कुछ बना लिया इसका। अब ये लॉग आउट तब शो होगा जब आप कंडीशन लगाएंगे कि यूजर लॉगिन है या नहीं। ऊपर हमने वैसे डमी तौर पे भी लिख दिया तो लॉगिन है, यानी ये ऊपर एक वेरिएबल बना दिया इज लॉगिन ट्रू, ठीक है जी। यहाँ पर इफ इज लॉगिन इक्वल ट्रू, अगर वो ट्रू होगा तो लॉग आउट शो होगा, एल्स आपके पास लॉगिन शो हो जाएगा। अब जैसे ये है, यहाँ फॉल्स करते हैं इधर, तो यहाँ पर लॉगिन साइन अप शो होगा, तो न्यू कंडीशन लगाकर आप काम कर रहे होते हैं कि मुझे हर चीज तो नहीं शो करनी होगी ना, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा बनाता जाता हूँ। अगर यूजर पहले से लॉगिन है तो फिर आप उसको क्या नाम है लॉग आउट शो कर दें, एल्स लॉगिन शो कर दें। तो ये स्पेसिफिकली आपको नजर आ रहा होगा कि इसको अपने मॉडल वगैरह भी देना होगा। तो खाली उस पर एक वो प्रोमिनेंट कर देगा, ये जो भी है फॉन्ट साइज वगैरह फॉन्ट।
तो ये स्पेसिफिक आपके पास आ जाएगा, कोई भी चीज़ करेंगे, अगर उसको आप दोबारा ट्रू कर दें तो वो तो एक ऑप्शन होता है जिसमें आप डायनामिक नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लॉगिन हो गया इस तरीके से हमारे, तो वो ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह करके आप कंडीशन के काम करते हैं और अपनी कंडीशंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी तो फिर वो आपका डेटाबेस वाली चीज़ होती है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसा है ऐसे वगैरह आप चीज़ें इसके अंदर ला सकते हैं, कंडीशन को अपडेट किया जाएगा। तो आप इसके ऊपर जो भी काम करें वो आपके काम है, उसको आ जाएगा। तो भी आज के लिए बाकी ये तमाम चीज़ें आप ट्राई कर लें। थोड़ी सी एग्जाम्पल करते हैं। जी, जी मैं भेज दूँगा। तो आप इस तरह उसको अपने पास शेयर कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल कि मैं आपको मार्केट कैसे दिखा कि कैसे चल रहा है और सिंपल अब वो डेटाबेस लिंक है, आप यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से आपको डेटाबेस स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। ये स्टार्ट हो गया, अब जाके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन करेंगे। इसका कोड भी मैं आपको उसमें डिफरेंट सेशन फिर वो चलता रहेगा। आप इसको सबमिट कर देंगे तो अलग आ जाएगा। ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, पीएचपी के साथ कंडीशन के ऊपर एक फंक्शन बना होगा उसका, जो आप चेक करेंगे इस लॉगिन प्रॉमिस लिखते हैं। अदरवाइज आप इसको काम करेंगे ये सेट बना रहे हैं, फिर फॉर्म से डेटा उठा रहे हैं, तो ईमेल सेशन वगैरह। सेशन अब हम आगे पढ़ेंगे। जी, पासवर्ड आ गया, फिर करते हैं उसको इंक्लूड किया, कोई एरर नहीं है तो एरर करेंगे। एक रिकॉर्ड मिला सेशन आपने क्रिएट करा है, एक्टिव यूजर है तो ये सारे आप क्रिएट करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग वो आपके। अदरवाइज आप लॉक कर दिया आपको लॉक कर रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट हो चुके हैं, तो एडमिन इसको अप्रूव करता है फिर लॉगिन। अगर रिजेक्ट कर दिया तो अदरवाइज आप कोई भी बात नहीं कर पाते, नहीं कर तो या वो कह देगा ईमेल और पासवर्ड आ गया, तो सही से आप एडमिन एडमिन किया तो एडमिन 1 2 3। तो आप ये लॉगिन हो गए और अपने बाकी जो भी चीज़ें आ रही हैं आप कर सकते हैं। तो लॉग आउट कर देंगे यहाँ से, तो लॉग आउट हो जाएगा और डायरेक्टली एडमिन जाने को तो आपको नहीं जाना है किसी पे, यानी कि उसका जो पोर्टल है बना हुआ है तो उस पे ले लें। यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। सेम है यहाँ पर आप एडमिन कर दें तो वो उसी तरह बिहेव करेगा। तो इस पैटर्न पे आप लॉगिन हो गए। समझ आ रही बात? तो ये पैटर्न आपका चल रहा होता है जिसकी वजह से आप काम कर रहे होते हैं। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में।